हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पानीश्री स्टडी। हमारी बीएसने की यूनिट 6 का हम जो चैप्टर जनजाति वाला चैप्टर हम कर रहे थे, इसका फर्स्ट पार्ट हम थारू जनजाति ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जौनसारी जनजाति से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो जौनसारी राज्य है, जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। हम इससे पहले थारू जनजाति पढ़ चुके हैं। आबादी में सबसे ज़्यादा, जो उत्तराखंड की आबादी में सबसे बड़ी जनजाति है तो थारू है, और सबसे कम है जो राजी है। ठीक है। और जौनसारी जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। ये ध्यान देना है कि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो है वो है जौनसारी। ठीक है। अब बात करते हैं ये जो है कहाँ पर निवास करती है। देखिए, जौनसर भाबर क्षेत्र में निवास करती है, यानी कि जो उत्तराखंड का राज्य का पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम वाला भाग है, वहां पर ये जौनसर भाबर क्षेत्र में, यानी कि देहरादून साइड में है। ठीक है। देखिए, ये जो है कौन सा जौनसर भाबर क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ये ध्यान देना है जौनसर भाबर क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन कौन सा एरिया आता है इसमें। एक देहरादून के चक्राता आता है, कालसी आता है, त्यूनी तहसील को जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है। तो जौनसारी जनजाति जो है वो पश्चिम भाग के जौनसार क्षेत्र में निवास करती है, और जौनसारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। लेकिन गढ़वाल का ये सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। 3-4 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जौनसार बाबर को 1829 में चक्राता तहसील में शामिल किया गया था। उससे पहले यह जनजातीय क्षेत्र पंजाब प्रांत के सिरमौर जिले में शामिल था। अंग्रेजों द्वारा 1814 में देहरादून के खलंगा युद्ध में गोरखाओं को परास्त किए जाने के बाद उन्होंने देहरादून के साथ ही जौनसार बाबर क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो देहरा ये आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि खलंगा युद्ध जो है कब हुआ था। तो खलंगा का युद्ध देहरादून में हुआ है 1814 में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, जौनसारी लोग टिहरी के जौनपुर व उत्तरकाशी के परग नेकान क्षेत्र में निवास करते हैं। चक्राता और कालसी ब्लॉकों में जौनसारी, टिहरी के थत्युड़ क्षेत्र में जौनसारी, यमुना घाटी, कमल नदी घाटी, रवाई उपघाटी के पुरोला और मोरी ब्लॉकों में रवाल्टा समूह के लोग निवास करते हैं। देखिए, जौनसारी है देहरादून के 39 खेतों और 358 गांव में रहते हैं। जौनसारी लोगों का जो मुख्य भाषा है जौनसारी है। जो जौनसारी है उनकी जो मुख्य भाषा है जौनसारी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है बाबरी हिमाचली एवं देवघारी भाषा भी बोली जाती है। ठीक है। अब जौनसार में बायथा एक प्रकार की झाड़ फूक या उपचार की एक विधि है। देखिए, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बायथा एक है, ये जो है जौनसार में एक बायथा है, ये क्या है। तो ये झाड़ फूक या उपचार की एक विधि है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए जो बायथा है एक झाड़ फूक या उपचार की एक विधि है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो आपने याद रखना है जौनसार से। ठीक है। गणात प्रथा के द्वारा जौनसारी लोग शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने में प्रयोग करते हैं। तो जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं ये आप थोड़ा अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। जौनसार में भूत प्रेत भगाने के लिए जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उसे माली कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर तांत्रिक विद्या का प्रयोग हो तो उसको उल्टाव विधि से ठीक किया जाता है। उल्टाव विधि होती है, देखिए, जब कोई तंत्र विद्या करता है तो उसके बदले में जो तंत्र विद्या की जाती है उसे उल्टाव विधि कहते हैं। ठीक है। तो जौनसार में ऊझा विधि का प्रयोग किसी व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। अब जौनसारी की जो सामाजिक व्यवस्था है इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बताती रहूंगी। जौनसारी लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन से जनजाति के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, तो आपने याद रखना है जौनसारी लोग मानते हैं। ठीक है। अब जौनसारी जनजाति में मंगोल व डोम प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं। अब इसमें क्या है, जौनसारी जो समाज है 3 वर्गों में बटा हुआ है। वो क्या है, खसास है, कारीगर है, हरिजन खसास है। ठीक है। अब जो खसास वर्ग है उसमें ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। जो कारीगर वर्ग है, 3 है ना, खसास है जिसमें ब्राह्मण और राजपूत है, एक कारीगर है। कारीगर में जैसे सोनार हो गया है, लोहार हो गया है, बढ़ई हो गया है, मोची, कोल्टा, कोली जातियां हरिजन खसास वर्ग के अंतर्गत आती है। जौनसारी समाज में पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा है। तो ये ध्यान देना है, आप मेंस में भी लिख लोगे इस तरह की चीजें, तो आपसे इस तरह प्री में भी पूछा जाता है। तो पितृसत्तात्मक परिवार है, तो ये भी ध्यान देना है। और जौनसारी जनजाति के जो निम्न वर्ग है, जो उसे कोल्टा लोग कह आते हैं, उसमें कोल्टा लोग आते हैं, तो ये ध्यान देना है कोल्टा लोग किस में आते हैं, जो निम्न वर्ग है। ठीक है। अब ये जो विवाह परंपरा है, यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। देखिए, जौनसारी भाषा में जो विवाह है जजोड़ा कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा जजोड़ा क्या है, तो ये विवाह है, भाषा में विवाह को कहा जाता है। ठीक है। जौनसारी में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब जौनसार में बाजदिया, बेवाकी और बोइदो दिकी विवाह प्रथा है। अब ये 3 तरह की प्रथा है। पहले बहुपति विवाह था। ठीक है।
अब जो बाजदिया जो सारियों का सबसे शान शौकत वाला विवाह होता है उसे बाजदिया कहा जाता है। तो बाजदिया विवाह प्रथा में लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर जो गाजे बाजे के साथ बारात की जाती है। बेबाकी जो जौनसारी में साधारण पद्धति है, और जो मध्य स्तर की जो विवाह पद्धति है उसे बोई दो दोदिकी कहा जाता है। तो विवाह के इनकी तीन तरह की पद्धति है, ठीक है, बाजदोई, बेबाकी और बोई दोदकी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी जनजाति है जिसमें विवाह मतलब बाजदिया, बेबाकी और बोई दो की विवाह पद्धति है। तो याद रखना है जौनसारी की है। बाजदिया जो विवाह पद्धति है वो काफी गाजे बाजे के साथ वाली है। बेबाकी साधारण पद्धति की, और मध्य स्तर की बात करें तो बोई दोदकी है, ठीक है। जौनसारी लोग विवाह के अवसर पर गाय को दहेज के रूप में देते हैं, ठीक है। जौनसार में अविवाहित जो लड़की को दयंती व जो विवाहित लड़की है रयांती कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों पद्धतियाँ, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देना है। अब इनकी वेशभूषा की बात करें तो जो महिलाओं की वेशभूषा घाघरा पहनती हैं, और जो जौनसारी लोग हैं उनसे बने पैजामे को झंगोली कहते हैं। ऊन एवं अन्य चीज़ों से बने रंग बिरंगी जूतों को पहनते हैं जिन्हें आल कहा जाता है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जौनसारी लोग जो ऊन से बनी टोपी है डिबुका कहा जाता है, तो पूछ लिया जाएगा डिबुका क्या है। तो ये ऊन से बनी एक तरह की टोपी को कहा जाता है, ठीक है। ढाट एक बड़ा रुमाल होता है जिसे महिलाओं द्वारा पहना जाता है, ठीक है। जौनसारी ये सर पे पहना जाता है। जौनसारी जनजाति के देवता और प्रमुख त्योहार हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मसाऊ देवता जो है किसके देवता है, मुख्य देवता है वो जौनसारियों के हैं, ठीक है। और मंदिर जो है हनोल में है, ये जिनका मंदिर हनोल में है, ठीक है। जौनसारियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जौनसारियों को के अन्य जो तीर्थ स्थल हैं वो लाखा मंडल व कालसी में है। भादों के महीने लगने वाले जागड़ा जागड़ा मसाऊ देवता का एक प्रमुख त्योहार है जिसमें देवता को टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। तो आपने याद रखना है जागड़ा जो है मसाऊ देवता को भादों के महीने में लगने वाला जगाड़ा मसाऊ देवता का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। जौनसार के लोग बिस्सू त्योहार और बैसाखी मनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी ये भी। और देहरादून के जौनसारी निवास पांचों पांडव व कुंती जो पंचमाता को अपने देवता मानते हैं। पूरे देश में दिवाली जहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, देखिए पूरे देश में दिवाली जो है वो कब मनाई जाती है, कार्तिक मास की अमावस्या में मनाई जाती है। लेकिन जो जौनसार वाले जो भाबर और टिहरी व उत्तरकाशी के जिले हैं रवाई और जौनपुर क्षेत्र में एक महीने बाद मार्गशीर्ष अगहन मास की अमावस्या पे मनाई जाती है। यानी कि जब दिवाली पूरे देश में कार्तिक मास की अमावस्या में मनाई जाती है तो ये एक महीने के बाद मनाते हैं, ठीक है। दिवाली का यह उल्लास 4-5 दिनों तक चलता है। इसे पहाड़ी दीपावली या देवलांग के नाम से जाना जाता है। दीपावली के अवसर पर जौनसारी लोग भैला नृत्य करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि दिवाली के अवसर पर कौन सी जनजाति जो है भैला नृत्य करती है, वो जौनसारी है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जौनसारी जो लोग हैं वो दिवाली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, तो भैला नृत्य। इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और कई बार हम आते हुए भी इनको गलत कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सही करना है आपने, भैला नृत्य करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको कई बार पढ़ लीजिएगा। विजयदशमी को जौनसार में पायंता कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचाई दशहरा को जौनसार में पांडवों का त्यौहार कहते हैं। जौनसारी लोग दशहरे को पांचों के रूप में मनाते हैं। जौनसारी लोग जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं। जौनसार में सावन महीने में मनाए जाने वाला निर्णोई त्यौहार भेड़ पालकों का प्रमुख त्यौहार है। तो ये निर्णोई त्यौहार आपसे पूछ लिया जाएगा तो भेड़ पालकों का त्यौहार है जो जौनसार में सावन महीने में मनाया जाता है। भिरोली जो त्यौहार है वो जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जौनसार में जो भिरोली त्यौहार है वो किस लिए मनाया जाता है, तो संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा रखे हैं और आगे भी आने की संभावनाएं उनकी है। जौनसारी लोगों का मरोज उत्सव का मुख्य जो पकवान है गीमा है। माघ त्यौहार को पूरे माघ महीने में मनाया जाता है, ठीक है। अब इनके लोक नृत्य हैं वो हम देख लेते हैं जौनसारियों के। हारुली नृत्य और परात नृत्य जौनसार में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हारुल नृत्य जो है रमतुल्ला वाद्य यंत्र के का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो लोक नृत्य कौन सा है, हारुल नृत्य और परात नृत्य या परात नृत्य है, और रमतुल्ला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नृत्य जो है इनके ये भी पूछ ले जाते हैं। तो नृत्य क्या, कौन प्रमुख नृत्य, अंडे कांडे का डांस, पौड़े नृत्य, झेला नृत्य है, जंगबाजी है, रास रासो है, पत्तेबाजी है, ठुमकिया, सराई, बराड़ी, गाड़िया आदि जो है इनके प्रमुख नृत्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दीपावली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है, इसे भिरूड़ी नृत्य भी कहा जाता है। अब इनका जो लोगों का लोक नृत्य है वारदा नाटी है,
ठीक है, ये भी याद रखना है। और लोकगीत, इनके प्रमुख लोकगीत ये भी याद रखने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं लोकगीत जो इनके? हारुल है, मांगल है, केदार छाया है, बिरासू, रणारात, शीलोंगू, छोड़े छोड़े, गोड़वड़ा आदि है। ठीक है, अब बात करते हैं जो जौनसार है उनकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, राजनीतिक जो व्यवस्था है इसमें खुमरी नामक एक समिति पाई जाती है। अब खुमरी जो है ना, गांव के जो प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है। खुमरी के जो मुखिया होता है, ग्राम सयाणा कहा जाता है उसे। ठीक है, खुमरी से ऊपर खत खुमरी होती है और जिसका मुखिया खत सयाणा कहते हैं। खत खुमरी दो या दो से अधिक गांव के बीच दीवानी या मालगुजारी मामलों के समाधान के लिए बनाई गई समिति होती है। ठीक है, इनके मेले की बात करते हैं तो वीर केसरी मेला 3 मई को चौली दात में मन लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि वीर केसरी मेला है पहले कब मनाया जाता है। तो याद रखना है 3 मई, और कहाँ पर लगता है? चौली धात में लगता है। मौड़ मेला और बिस्सू मेला काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मौड़ मेला जो है, जौनसार के 2 तरह के मेले होते हैं। एक तो मचमौड़, जत्रियाड़ो मौड़ मेले प्रसिद्ध है। ठीक है, मचमौड़ में किसी छोटी गाड़ में टिमरू के सूखे पाउडर को डालकर मछलियां पकड़ी जाती हैं। जतियाड़ो मौड़ में कई खसों या पट्टियों के लोग गाजे बाजे एवं अपने हथियारों के साथ एकत्रित होकर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बिस्सू मेला काफी प्रसिद्ध है। देखिए मौड़ मेला या बिस्सू मेला आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये मेले किससे संबंधित है? जौनसार जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान देना है ये चीजें। जौनसार का जो सबसे बड़ा मेला है बिस्सू मेला है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बिस्सू मेला है। अब ये बिस्सू मेला जो है बैसाखी से 4 दिन तक लगता है। जौनसार में चावल से बने पापड़ को लाडू या शाकुली कहा जाता है। यह बिस्सू मेला का मुख्य पकवान है। ठीक है, बिस्सू मेला का प्रारंभ चौली धात से होता है। बिस्सू मेला के अवसर पर जंगबाजी नृत्य होता है। अब ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिस्सू मेला के अवसर पर कौन सा नृत्य किया? तो जंगबाजी नृत्य किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इनके प्रमुख व्यक्ति हैं वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को माना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन पे। ठीक है, और भाव सिंह चौहान जो है फादर ऑफ जौनसार भाबर सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जौनसार भाबर भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा फादर ऑफ जौनसार भाबर किसे कहा जाता है? भाव सिंह चौहान। ठीक है, जौनसर के जो आधुनिक कवि हैं रतन सिंह जौनसारी हैं। देविका चौहान और कृपा राम जोशी जौनसर के समाज सेवी हैं। जौनसर के संगीत जनक जो है नंदलाल भारती है, जिन्हें 2017 में लोक कल्याण रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब जो जौनसर क्षेत्र के जो प्रथम कवि है पंडित शिवराम है। मनोज सागर जौनसारी गायक हैं। जौनसार के जो जुबिन नौटियाल है, जुबिन नौटियाल को तो मोस्टली सभी जानते होंगे और इनके गाने भी सुने होंगे। तो ये जो है ये भी जौनसार के हैं। ठीक है, हिंदी गायकी के राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। जौनसार की पहली जो महिला ग्रेजुएट थी वो थी देविका चौहान। ठीक है, वीर केसरी चंद, उनके बारे में देखते थे कि वीर केसरी चंद का जन्म जो है चक्राता के कयावा गांव में 1920 में हुआ था। वीर केसरी चंद जी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। ये आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से सिपाही थे वीर केसरी चंद जी? तो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही थे ये। 3 मई 1945 में को वीर केसरी चंद जी को फांसी की सजा दी गई थी। इनके बलिदान दिवस पर चौली धात में मेला लगता है। अभी हमने पढ़ा भी था, वीर केसरी चंद्र जी का मेला 3 मई को लगता है चौली धात में। ठीक है, वीर केसरी चंद्र जी ने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था और वीर केसरी नामक जो रचना है उसकी रचयिता पंडित शिवराम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो वीर केसरी जो नामक रचना जो है उसकी रचयिता कौन है, किसने लिखी है? ये पंडित शिवराम ने लिखी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भोटिया जनजाति की। ठीक है, भोटिया जनजाति से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बस बताती रहूंगी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भोटिया जनजाति है वो किरात वंशी है। अर्धघुमंत यानी कि अर्धघुमंत जनजाति इन्हें कहा जाता है। भोटिया जनजाति के लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं और भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहलवाने में मुख्य भूमिका भोटांतिकों की रही थी। यूनेस्को के एटलस के मुताबिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बोली जाने वाली रंगकस और तोलचा बोलियां विलुप्त हो चुकी हैं। ये भोटिया जनजाति की भाषाएं थी। तो भोटिया जनजाति की कौन सी भाषाएं थी जो विलुप्त हो चुकी हैं? रंगकस और तोलचा बोलियां थी। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि 1962 से पहले नीति माणा दामरा आदि दरों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार कौन करते थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रखा है। तो ये भोटिया लोग करते थे। ठीक है,
भोटिया महा हिमालय में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति में ये भी इंपॉर्टेंट है, उपजाति पूछी जाती है भोटिया की, ठीक है। बयासी, जेटरा, छापड़ा, बकरिया जिसे कहा जाता है, मारछा, तोलछा, चौदासी, जोहारी, शोका उपजाति पाई जाती है। तो ये आपसे ये दो तो बहुत बार पूछे जा रखे हैं, जोहारी जनजाति या शोका उपजाति जो है, ये उपजाति है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? भोटिया जनजाति से संबंधित है, जिनकी लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती है। तो ये जो इनकी उपजातियां हैं, आप सारी ही पढ़ लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तिब्बती भाषा में रणपा शब्द का जो प्रयोग है, रण मतलब घाटी और पा मतलब निवासी बोलते हैं, ठीक है। चमोली में मारछा तोलछा को रोम्पा कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोम्पा क्या है? तो मारछा और जो तोलछा है, अभी मारछा तोलछा हमने पढ़ा था, ठीक है। ये उपजाति है, ये चमोली में है, ठीक है। नीति घाटी में रहने वाली भोटिया को निरी रडपा कहते हैं, जबकि माणा घाटी को भोटियों को धूनी रणपा कहा जाता है। भोटिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एटकिंसन ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गढ़वाल में मारछा जनजाति के मूल जो गांव है माणा, घमसाली, नीति और बम्पा है, जबकि तोलछा लोगों के मूल गांव कोसा, कैलाशपुर, फरकिया, मलारी, जेलम, पाकती, द्रोणागिरी, लाता, रेणी, सुराई ठोडा ठोटा सुराई ठोटा और सुबोई आदि है। सुबोई मल्लल गांव और सुक्की जैसे कुछ गांव में दोनों जातियों को मिश्रित आबादी निवास करते थे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। मुसाई को जोहार घाटी के लोगों को जोहारी और शोका के नाम से जाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तरकाशी जिले में रहने वाली जो भोटिया है, सोसा रड़पा कहते हैं। जादुम और नीलंग घाटी के भोटियाओं को जाड़ कहा जाता है। देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि जाड़ उपजाति जो है किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति से, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है। जाड़ जो है बौद्ध है और शोका जो है हिंदू और बौद्ध दोनों का ही इन पर असर जो है। ट्रेल ने भोटिया को तिब्बती मूल का बताया है, ठीक है। ट्रेल ने बताया है, ठीक है। ये ट्रेल जो थे कुमाऊं कमिश्नर थे, ठीक है। भोटिया जनजाति की कुछ विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं क्या है। तिब्बती और मंगोलिया जनजाति का ये मिश्रित रूप है। सिर बड़ा, कद छोटा, नाक चपटी, चेहरा गोल, शरीर में बालों की कमी व आंखें छोटी भोटिया लोगों की पहचान होती है। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भोटिया जनजाति है। और ये जो ग्रीष्म काल में इनका आवास है उसे मैथ कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि भोटिया जनजाति जो ऋतु प्रवास करती है तो ग्रीष्म काल में उनका जो आवास है उसे क्या कहा जाता है? तो फिर वो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ध्यान देना है, मैथ है, ठीक है। मुंसा जो है वो शीतकालीन आवास है और मैथ जो है वो ग्रीष्मकालीन आवास है, तो ये ध्यान देना है। जोहारियों के अलावा शेष भोटिया समुदाय का साल में 2 बार निवास परिवर्तन होता है। भोटिया जनजाति एक पशुपालक और व्यय भ्रमण जनजाति है और भोटिया जनजाति के लोग शराब को छंग कहते हैं, ये पॉइंट भी आप देख लेना, ठीक है। शराब को कहते हैं जिसका प्रयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। अब भोटिया लोगों का जो मुख्य पेय है, जो पीने वाला है, जयाब कहा जाता है, ठीक है। इसे बनाने के लिए वृक्ष की छाल, दूध, मक्खन, नमक आदि का प्रयोग करते हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इनके जो जनजाति निवास स्थान है वो देखते हैं। देखिए भोटिया जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में, और 291 गाँव में निवास करती है इन जिलों के, ठीक है। कहाँ कहाँ? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जो है कितने जिलों में, इन 3 जिलों के 291 गाँव में, ठीक है। चमोली में मारछा व तोलछा, उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया, चमोली में माणा, मलारी, टोला गांव भोटिया जनजाति का निवास स्थान है। उत्तरकाशी जिले के में चादुम, नेलंग, अंगर स्थानों में भोटिया जनजाति निवास करती है। पिथौरागढ़ जिले में शोका, जोहरी, चौदासी, दरमिया जाति के भोटिया रहते हैं। ये उपजाति है, ध्यान दीजिएगा, इनको याद रखिएगा। दारमा, व्यास, चौदास घाटियां जो हैं के निवासियों को रण या शोक के नाम से जाना जाता है, शोका के नाम से जाना जाता है। शोका ध्यान देना है, बार बार ध्यान मैं बता रही हूँ आपको, शोका पूछा जाता है। शोका जनजाति जो है भोटिया जनजाति से संबंधित है, शोका उपजाति है, ठीक है। पिथौरागढ़ के तेडांग, जोलिंग, कोंग कुटी गांव का संबंध भोटिया जनजाति से है, ठीक है। अब इनकी जो धार्मिक व्यवस्था है वो देख लेते हैं। देखिए इनके जो देवता हैं वो ध्यान देना है। भूमियाल देवता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भोटिया लोगों द्वारा गवाल, कैलाश पर्वत, नंदा देवी, हाथी पर्वत, द्रोणागिरी, बैग, रम, चम आदि देवता की पूजा की जाती है।
घंटा कर्ण देवता की पूजा बुग्यालों के में चराने वाले पशुओं की रक्षा के लिए, जबकि जो साईं देवता की पूजा खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए की जाती है। देखिए आजकल इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घंटा कर्ण देवता की पूजा किस लिए की जाती है। जो सारे लोग घंटा जो कर्ण देवता की पूजा क्यों करते हैं, तो किस लिए करते हैं, वो बुग्याल जो घास के मैदान, बुग्याल किन्हें कहा जाता है, घास के मैदान में जो चढ़ने वाले पशुओं की रक्षा के लिए, और जो पूजा में पूजा खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए साईं देवता की। तो इस तरह के पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। माणा के भोटिया समुदाय का घंटाकर्ण इष्ट देवता ही हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा बद्रीनाथ का अंगरक्षक माना जाता है। माणा गांव का नामकरण किरात वंशी यक्ष मणिभद्र के नाम से हुआ। पौराणिक काल में माणा दरे को क्रोंच द्वार और नीति दरा को सोका द्वार कहा जाता था। अब ये ध्यान देना है, भोटिया जनजाति के लोग पशुओं की जो रक्षा के लिए सिद्धवा विधवा आदि देवता की पूजा करते हैं। विपत्ति के समय भोटिया लोग तिब्बती देवी देवता फैला घुरमा घुरमा की पूजा करते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कंडाली उत्सव, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कंडाली उत्सव का संबंध कौन सी जनजाति से है, या जिसे किरजी उत्सव भी कहा जाता है, तो भोटिया जनजाति से है। अब ये लोग क्या करते हैं, 12 साल में यह जो है कंडाली उत्सव जो है मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडाली उत्सव जो है उसके बारे में देखते हैं। अब कंडाली उत्सव एक तरह से भोटिया समुदाय के लिए महाकुंभ जैसा है, ठीक है। अब ये 12 साल में मनाया जाता है, क्योंकि कुंभ महाकुंभ जो है 12 साल में मनाया जाता है, तो कंडाली जो है भोटिया लोगों के लिए महाकुंभ की तरह से है। अब इस अवसर में क्या होता है, जो देश विदेश में जो फैले समुदाय के लोग, जो भोटिया मतलब इस समुदाय भोटिया के जो समुदायों के लोग हैं, अपने अपने गाँव में लौटते हैं। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत चौदास क्षेत्र में हर 12 वर्षों बाद बुराई का प्रतीक मानी जाने वाली कंडाली पौधों को रम समुदाय द्वारा नष्ट किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित करने का आधार यह बताया जाता है कि इसकी एक गांठ बढ़ती है, जो और 12 वर्ष में 12 गांठें पूरा होने पर ही फूल खिलता है। कंडाली की इस 12 वर्ष में खिलने वाली प्रजाति को जौंतिया या जैनिला कहा जाता है, ठीक है। अभी जो कंडाली वनस्पति है, ये पुष्पीय पौधा है, और कहाँ पर पाई जाती है ये आपने याद रखना है, उच्च मध्य हिमालय भूभाग में पाई जाती है, जो कंडाली वनस्पति की बात करते हैं, ठीक है। भोटिया समाज में मृतक शांति के लिए गवन संस्कार किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूमो संस्कार जो है ये कुमाऊं मंडल के पूर्वी शोका जनजाति के लोगों का एक शिशु संस्कार है। तो ये संस्कार किससे संबंधित है, ये शिशु संस्कार है जो भोटिया लोग यानी कि शोका जनजाति के लोग करते हैं। परंपरागत रूप से जब शिशु 3 माह यानी कि 3 महीने का हो जाता है तो उसका नामकरण किया जाता है, उसे नए कपड़े जो नए वस्त्र हैं वो पहनाए जाते हैं, ठीक है। अब भोटिया की आर्थिक और सांस्कृतिक परंपरा जो है वो भी देख लेते हैं हम लोग। इनका जो आजीविका का साधन है वो व्यापार है, ठीक है। हमने पहले पढ़ा भी था 1962 से पहले जो है भोटिया कौन सी जनजाति जो है तिब्बत से व्यापार करती थी, तो वो भोटिया जनजाति थी। तो इनका जो आजीविका का साधन है वो व्यापार जो है वो है, ठीक है। सन 1962 में बयास बयास घाटी के व्यापारी लेपू लेखा दरे से टकलाकोट, दारमा घाटी के व्यापारी न्यू धुरा से छाकरा जोहार के ऊटा दूरा होते हुए ज्ञानीमा नीति वाले बाड़ा होती से ढाबा माणा के व्यापारी थोलिंग व नीलंग के व्यापारी चपरांग आदि तिब्बती मंडियों में जाकर व्यापार करते थे। उस समय नमक और सुहागा तिब्बत का मुख्य उत्पाद था। तो इनका मुख्य उत्पाद उस समय क्या था, नमक और सुहागा था, ठीक है। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद व्यापार बंद हो गया, ठीक है। भोटिया और हुणी यानी कि जो तिब्बती व्यापारी के बीच मित्रता और व्यापारिक संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गए। यह मित्रता सरछू मलछू भी कहलाती है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। सरछू और मलछू क्या है, ये भोटिया और हुणी जो तिब्बत है उनके बीच जो मित्रता और व्यापार किया जाता है वो वर्ड है, ठीक है। मित्रता को कपट से परे रखने के लिए साक्षी प्रमाण के तौर पर देव मूर्ति या फिर धार्मिक पुस्तकों को सिर पर रखते हैं, जिसे कूड़ा खार प्रथा कहते हैं। इसके साथ मित्रता की प्रतिज्ञा ली जाती है, जिसे डाठिम कहते हैं। स्वेच्छा से मित्रता का यह बंधन तोड़ा भी जाता है। हल्द्वानी में जिस स्थान को आज भोटिया पड़ाव कहते हैं, वहां कभी भोटिया लोग मुंसाई और धारचूला जैसे स्थानों से व्यापार के लिए आकर अपना डेरा डालते थे। 16वीं शताब्दी में दुख्तल मिर्जा हैदर ने तारिके रसीदी नामक पुस्तक में भोटिया और तिब्बत
जो तिब्बत के बीच व्यापार होता था उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। तारिक ए रसीदी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? दुगतल मिर्जा हैदर है। ठीक है, 16वीं शताब्दी की है। और इसी पुस्तक में जो है, ये याद रखना है, या आपसे ये पूछ लेंगे भोटिया और तिब्बत के बीच व्यापार का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया गया है? तारिक ए रसीदी पुस्तक में किया गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। भोटिया लोग चीन से गम्मिया पद्धति द्वारा व्यापार करते थे। गम्मिया पद्धति में एक पत्थर के दो टुकड़े करके एक दूसरे के पास मित्र और या साझीदार के प्रतीक के रूप में रखते थे। भोटिया जनजाति जो है पशुपालक जनजाति है, जो ग्रीष्म काल में बुग्यालों की तरफ जाते हैं। ठीक है, ग्रीष्म काल में भोटिया लोग पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती करते हैं और झूम खेती की भांति काटिल विधि से वनों को साफ कर खेती करने के योग्य बनाते हैं। भोटिया जनजाति का जो मुख्य वाद है हुड़के है, ये याद रखना है। हुड़के जो है इनका मुख्य वाद है, यानी कि वाद यंत्र है। ठीक है, और लोकगीत की बात करें भूटिया का, तुबेरा है, बाजू है, तिमली है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तिमली लोकगीत सामाजिक विषय पर आधारित है। ठीक है, और बाजू वीर रस प्रधान है, और तुमेरा जो है रसिया प्रकार का लोकगीत है। ठीक है, अब बात करते हैं जो भोटिया जनजाति है उनकी विवाह पद्धति, यानी कि विवाह का जो प्रथा है वो क्या कैसे है। अब विवाह जो पद्धति है या प्रथा है उसमें दो प्रथाएं पाई जाती हैं, तत्सत और दामुला। ठीक है, अब जो भोटिया जनजाति में दामुला विवाह प्रथा पाई जाती है, जिसमें बाराती वर के नाम पर दुल्हन को ले जाते हैं। भोटिया जनजाति के लोक विवाह को दामी कहते हैं। ये ध्यान देना है, दामी वर्ड याद रखना है, लोक विवाह को दामी कहते हैं। ठीक है, जनजाति जो प्रचलित दूसरी प्रथा है वो तत्सत तत्सत प्रथा है। अंचल विवाह या सरोल विवाह जोहारी जनजाति के भोटियाओं में पाया जाता है। भोटिया लोग सगाई की रस्म को थौची कहते हैं। भोटिया में युवा ग्रह या रंगभंग प्रथा का प्रचलन भी रहा था। रंगभंग प्रथा जो है ये याद रखना है। ठीक है, रंगभंग प्रथा क्या है? इसके तहत गांव के बाहर एक अलग घर बनाया जाता है जहां अविवाहित जो है युवक युवतियां रात में शामिल होते हैं। भोटिया अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहा कहते हैं, स्वारा पूछ लिया जाता है। और विवाह के अवसर पर जो भोटिया लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? पोड़ा नृत्य करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पोड़ा नृत्य है एक युद्ध गीत नृत्य है। ठीक है, ये भी याद रखना है, जो एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भोटिया की जो जाड़ उपजाति है उसके बारे में देखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जाड़ उपजाति जो है किससे संबंधित है? तो भोटिया से संबंधित है। उत्तरकाशी की जाट जनजाति अपने को जो राजा जनक है उनका वंशज मानते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, उत्तरकाशी के चादुंग व नेलंग घाटी में जाड़ लोग निवास करते हैं। लोसर व सुरगैन जाड़ लोगों के प्रमुख त्योहार हैं। लोसर त्योहार बसंत पंचमी को मनाया जाता है। जाड़ लोगों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है चोंगा या बपकन है। जाड़ों की बोलचाल की जो भाषा है रोम्पा है, ये पूछा जाता है तो रोम्पा याद रखना है, जो तिब्बती भाषा में मिलती जुलती है। ठीक है, जाड़ जनजाति का समाज 3 वर्गों में विभक्त है। जाड़ बौद्ध धर्म में ब्राह्मण कार्य करने वाले जाड़ को लामा कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो संबंधित कुछ विविध है वो देख लेते हैं। जीबू गाय की भांति दिखाई देने वाला पशु पालन भोटिया लोग करते हैं। भोटिया लोग चावल से बने भोजन को भात या छाकू कहते हैं, एवं बड़े आकार की जो रोटी होती है उसे पुली कहते हैं। भोटिया जनजाति के लोग मांस या मीट को शीतकाल के लिए जो है सुखाकर रख लेते हैं, सर्दियों के लिए वो सुखाकर रखते हैं। भोटिया लोग घुटने तक पहने जाने वाले जो कोट है परिधान है उसे रंगा कहा कहते हैं। ये याद रखना है ये पॉइंट्स भी। ठीक है, ऊनी पैजामों गैजू या खगचसी क्या कहा जाता है। भोटिया लोग ऊन से बने जो जूते हैं उन्हें बांके कहते हैं। भोटिया बोली में आभूषणों के लिए साली पुली कहा जाता है। भोटिया लोग चांदी से बनी जो सिक्के की माला पहनते हैं बलठंग कहा कहते हैं उसे। एवं मनसाली जो है एक प्रकार की लाल मनके की माला होती है। और भोटिया जाति की जो स्त्रियां हैं बीरावली व पतेली वाली एवं छाकरी वाली नामक आभूषण सिर पर धारण करती है। लक्षेप एक प्रकार की अंगूठी होती है। ठीक है, तो ये लक्षेप याद रखना है। ठीक है, अब मार्चा बोली की जो शब्दावली है वो आप यहाँ से थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बोक्सा जनजाति की। ठीक है,
अब बोक्सा जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? ऊधम सिंह नगर में पाई जाती है और जिले के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल जिले के रामनगर में निवास करती है। ठीक है, निवास करती है। अब ये राज्य के जो उत्तराखंड है उसके 173 गांव में बोक्सा जनजाति निवास करती है। ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में बाहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। अब इस शब्द का जो प्रयोग है वो आईने अकबरी जो है उसमें मिलता है। ठीक है, आईने अकबरी जो है वो अबू फजल की है। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम चंपावत के बनबसा में बसे थे। विद्वानों के अनुसार बोक्सा जनजाति धारानगर के राजा जगत देव के वंशज थे। बोक्सा गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी के कोटद्वार भाबर क्षेत्र में देहरादून के विकासनगर व सहसपुर विकास खंडों में निवास करती है। देहरादून जिले के महर बोक्सा निवास करते हैं। बोक्सा लोग खुद को पनवार राजपूत बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोक्सार जनजाति में बैठान विवाह पद्धति है। बैठान विवाह पद्धति किसमें है ये आपने याद रखना है। और वैवाहिक संस्कारों में मंगनी, गनाना, रत जगा, हल्दी, छेई, ग्राम खेड़ी की पूजा, न्योता, भात लगाना, दूधाधारी, फेरे, पहचेड़ी, विदाई, गोना आदि जो है ये सारे के सारे इनके विवाह संस्कार है। ठीक है, बोक्सा जनजाति की विशेषताएं की बात करें तो चेहरा चौड़ा, नाक चपटी व होठ पतले बोक्सा जनजाति की पहचान है। बोक्साओं की कोई निश्चित बोली नहीं है, मगर बोक्सा लोग भावरी, रचमैसी व कुम्बिया बोली बोलते हैं। बोक्सा जनजाति 5 गोत्रों और उपजाति में विभक्त है। यदुवंशी है, राजवंशी है, पनवार है, पटराजा है, तनवार है। ठीक है, ये 5 जो है इनके गोत्र है या उपजाति कहा जाता है जिन्हें। और बोक्सा जनजाति में पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकार माना जाता है, उनका भी संपत्ति का अधिकार होता है। और इनकी अगर प्रथा की बात करें तो इनकी पितृसत्तात्मक प्रथा पाई जाती है इसमें। ये कुछ सरकारी प्रयास हैं इनके जो बोक्सा जनजाति के लिए सरकार ने किए हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। 1950 में बोक्सा को अनुसूचित जाति यानी कि एससी में इसको अनुसूचित जनजाति में रखा गया था, शामिल किया गया था। 1956 में बुक्सा को अनुसूचित जनजाति से हटाकर पिछड़ी जाति में शामिल किया गया और जून 1967 में बुक्सा को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया और 1981 में आदिम जाति की सूची में रखा गया है। तो आदिम जाति की सूची में किसको रखा गया है? 1981 में बुक्सा जनजाति को रखा गया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जा रखा है, तो आप पॉइंट यहाँ से याद रखना है। इनकी धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो काशीपुर की चौमुंडा देवी जो है बुक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी है और बुक्साड़ के बुक्सा साकरिया देवता की पूजा करते हैं। साकरिया देवता को ग्राम देवता भी कहा जाता है। बुक्सा लोग ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। प्रत्येक बुक्सा गांव में मुखिया के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी, जिसे भवानी माना जाता है, का मंदिर है होता है। ऐसा माना जाता है कि ग्राम खेड़ी देवी सारे गांव व उनकी जो फसल है, पशुधन की रक्षा करती है और उनके बच्चों की व्याधियों यानी कि भूत प्रेत, जो दुरात्माओं के प्रकोप है, इन सब चीज़ों से इनकी रक्षा करती है। बुक्सा लोग हुल्का व ज्वालपा देवी की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति में जादू टोना और तंत्र मंत्र होता है, सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति जो होते हैं भरारे या तांत्रिक कहते हैं। भूमसेन देवता की पूजा बुक्सा जनजाति के लोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्सा जनजाति जो है वो कौन से देवता की पूजा करती है? भूमसेन की पूजा करती है। ठीक है, यह जनजाति कल्पित आत्माएं बुज्जा की पूजा करते हैं। अब इनके त्यौहार की बात करें तो बुक्सा समुदाय में चैती, नौबी, रामलीला, दिवाली, तेरह, होली आदि जो है इनके प्रमुख त्यौहार हैं। चैती वर्ष का प्रथम और मुख्य त्यौहार होता है। इस अवसर पर लगने वाला मेला लगभग 15 दिन तक चलता है। इस दौरान मछली, भात व मांस मदिरा का भरपूर सेवन होता है। जेठ के महीने में नई फसल तैयार होने पर भवानी पूजा के तौर पर ग्राम खेड़ी देवी को ढलैया पूजा दी जाती है। बुक्सा शिवरात्रि को भी बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। वह होली इनका वर्ष का अंतिम त्यौहार होता है। होगट, गोटरे, ढलिया, मोरो बुक्सा जनजाति के प्रमुख त्यौहार है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। टिक्कड़, देखिए टिक्कड़ क्या होता है? रोटी, मतलब रोटी होती है, बड़ी बड़ी रोटी होती है, तो उनको उनको बोला जाता है टिक्कड़। मोस्टली गांव में भी ये टिक्कड़ वर्ड यूज होता है। ठीक है, बुक्सा जनजाति के लोग फसल बोने से पहले और फसल तैयार मतलब फसल कटने से बोने से पहले और जब तैयार फसल है उसे कटने से पहले पूर्व खेत की पूजा करते हैं। पूजा हेतु बनाई गई जो बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं उन्हें टिक्कड़ कहा जाता है। ठीक है,
जो राजनीतिक व्यवस्था है इनकी वो देखते हैं। देखिए, बोक्सा जनजाति की जो बिरादरी है, पंचायत होती है, जो न्याय व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। तखत या तखत बोक्सा जनजाति की सबसे प्रभावशाली संस्था होती है। इस संस्था को बिरादरी ने न्यायिक अधिकार भी दिए हैं। तख्त पंचायत का मुखिया तख्त ही होता है, जिसे सभी बिरादरी गांव का मुखिया भी कह सकते हैं। इस सर्वोच्च संस्था का सदस्य प्रत्येक गांव का मुखिया होता है। तखत के कार्य की बात करें तो तलाक या पुनः विवाह संबंधी जो मामले निपटाना है वो सारे हैं। विवाह संबंधी जो विवाद निपटाना है, विवाद यानी कि विवाह के बाद या विवाह से पूर्व जो यौन संबंधों से संबंधित जो झगड़े निपटाना है और जमीनी झगड़े निपटाना है। अब तखत जो है पंचायत के अन्य जो अधिकारी होते हैं, मुंसिफ होता है, दरोगा होता है और सिपाही होता है। ठीक है, अब मुंसिफ का काम क्या है? देखिए, इसका काम है जो तखत पंचायत को तकनीकी राय देना और किसी भी मामले को पंचायत के समक्ष विस्तार पूर्वक यानी कि पूरे डिटेल से स्पष्ट करना, वे मामले के निपटारे के सहयोग करना है। इसका जो दरोगा है उसका काम होता है जो विवादी मामले से संबंधित पक्ष को तखत के समक्ष बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। दरोगा को पंचायत के फैसले का पालन कराना भी होता है और अन्य आदेशों का अमल करना, ये सारा दरोगा का काम है। पुलिस का काम क्या है? सिपाही का काम क्या है? सिपाही का काम है, इसका काम पुलिस के जो सिपाहियों की तरह तख्त के पंचायत के सदस्य जो संदेशों को संबंधित पक्षों तक पहुंचाना है और अन्य आदेशों का पालन करवाना भी होता है। ठीक है, बोक्सा जनजाति के लोग गांव के लिए मंजरा कहते हैं। वर्तमान में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं राजी जनजाति की, सबसे लास्ट में जो जनजाति है। ठीक है, और यहाँ जो राजी जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? देखिए, ये राजी जनजाति के लोग जो हैं वो पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली, छीना, डीडी हाट जो विकास खंड है के 9 गांव में निवास करते हैं। इनके अलावा कुछ चंपावत और नैनीताल के क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। राजी लोग स्वयं को अस्कोट के प्राचीन राजवंश के वंशज मानते हैं, इसलिए वे अपनी जाति रजवार जो है रजवार लिखते हैं। तो राजी या रजवार ये है, जबकि नरवंश विज्ञानी इन्हें किरातों के वंशज मानते हैं। ठीक है, राजी जनजाति को बनरोत या जंगल का राजा कहा जाता है। कुमाऊं में उन्हें वनरोत या राजी के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में कोसी के पूरब में उन्हें राई या लिंबू नाम से जाना जाता है। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति जो है वो राजी जनजाति है और सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति थारू जनजाति है और दूसरे नंबर पे है जौनसार। ठीक है, जौनसारी जनजाति, और सबसे कम आबादी वाली जो है वो राजी जनजाति है। इस जनजाति के अस्तित्व जो है अभी खतरे में है। इन्हें 1967 में इसे जनजाति और 1985 में आदिम जाति घोषित किया गया था। तो ये याद रखना है, आदिम जाति 1975 में किसे घोषित किया गया था? वो किया गया था राजी जनजाति को। ठीक है, राजी जनजाति के लोग कास्ट कला में निपुण है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कौन सी जनजाति के लोग कास्ट कला में निपुण है, तो याद रखना है राजी जनजाति के लोग। ठीक है, राजी जनजाति के आवासों को रोतियूड़ा कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बोली जो है इनका मुंडा कहा जाता है, बोली को इंपॉर्टेंट है दोनों। अब राज्यों की जो भाषाओं में तिब्बती व संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है और ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। और जो राजी जनजाति में मूक या अदृश्य विनिमय पाया जाता है। राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो संख्या कम होने का जो कारण है वो कुपोषण भी एक कारण है। ठीक है, राजी लोग रिंग डांस करते हैं जो थड़िया नृत्य के समान होता है। थड़िया नृत्य जो है वो रिंग डांस की तरह से ही होता है। ठीक है, राजी जनजाति की सर्वाधिक जो आबादी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़ में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप राज्यों को में मिलता है। बनरोत जनजाति से ताल्लुक रखने वाले प्रथम जो विधायक थे वो गगन सिंह रजवार है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं इनकी विशेषता की। जो राजी जनजाति की विशेषता है वो देखते हैं। राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह का प्रचलन था। राज्यों में विवाह दो परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। राजी विवाह में से पूर्व सांग जांगी व पिंटा संस्कार प्रथा, वधु मूल्य प्रथा का प्रचलन माना जाता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। राजी जनजाति में विवाह विच्छेद के लिए स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार होते हैं। इन दोनों को राजी जनजाति में स्त्रियों को पर्दे में रखने व रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रवेश न करने की परंपरा होती है। वनराजी मुख्य रूप से 5 धड़ों में विभक्त है, जिनमें अस्कोटी पाल, डिंसी पाल, बैतड़ा एरी और
कुवंतला शामिल है। जिन स्थानों पर ये वनरोत रहते हैं उन्हें रत्यूड़ कहा जाता है। रौत्यूड़ रौत्यूड़ रत्यूड़ा रौत्यूड़ा कहा जाता है। ये रौत्यूड़ा पूछा जाता है तो रौत्यूड़ा क्या है? ये रौत्यूड़ा जो है राजी से संबंधित है, इनका स्थान है। ठीक है। अब धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इनके प्रमुख देवता जो है वागनाथ हैं। इनके सभी के जो अब पांचों जनजाति हमने पढ़ी है, इन सभी के जो मुख्य देवता हैं वो आपने याद रखने हैं। जनजाति के लोग गणनाथ, मेलनाथ, मल्लिकार्जुन, धुरमल, सैम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जनजाति के जो प्रमुख त्योहार है कर्क यानी कि कारक, मकर यानी कि मकर संक्रांति जो है वो है। ठीक है। राज्य की उपजाति जो है वही ध्यान देनी है और इनके इष्ट देवता भी देख लेने हैं। कन्याल है, धनेली नाग, रकाल, घुरमल, पचपाया, मल्लिकार्जुन, बड़वाल, बेताल, छयाकोरी, भगवती, गली गलदी यार, केदार। ठीक है। तो ये इनकी जो उपजाति है, उपजाति आप ये देख लीजिएगा। उत्तराखंड की जो जातियां हैं, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो जो जातियां हैं वो है पाल, रजवार, कार्की राजपूत माने जाते हैं, सूर्यवंशी, रोतेला, फड़त्याल राजपूत माने जाते हैं, चंद्रवंशी, टिमरी, रतूड़ी, सिमल्टी, नौटियाल जो है ब्राह्मण वो सरोला है, डंगवाल, नैथानी, पाथरी ब्राह्मण जो है गंगाड़ी ब्राह्मण होते हैं, नोटियाल ब्राह्मण का मूल मालवा व डिमरी का कर्नाटक है और रतूड़ी का मूल जो है महाराष्ट्र है। पांथरी ब्राह्मण का मूल पंजाब, नैथानी का कन्नौज जो है यूपी में है। ठीक है। जबकि बंगवाल ब्राह्मण का जो मूल है वो एमपी मध्य प्रदेश है। एटकिंसन के अनुसार मूल राजपूत जो है नेगी, रावत और बिस्ट है। गंगादत्त उत्प्रेती के अनुसार रजबार का मूल अयोध्या, कार्की का मूल चित्तौड़ है। ठीक है। अब बात करते हैं जनजाति से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पूछ ले जाते हैं आपसे, जैसे अभी ये पौना है, पौना पूछा जा रखा है। ठीक है। अभी लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था तो पौना पूछा था गया था, पौने का अर्थ क्या है, तो पाहुना होता है। ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं इस तरह के। ढकियारी जो है, ढकियारी क्या है? यह उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के जनजातीय क्षेत्र जौनसार के मृतक संस्कार संबंधी एक विशिष्ट परंपरा है। जो जौनसार के मृतक संस्कार संबंधी जो है एक विशिष्ट परंपरा है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। क्या है ढकियारी? दूड़ा ऊंट क्या है? यह देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर में परंपरागत रूप से मान्य देवी न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था है। ठीक है। विष्ठाड़ा क्या है? देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर की पंचायतों के द्वारा न्याय निर्णयों के रूप में वादी प्रतिवादी के से वसूले जाने वाले शुल्क के लिए प्रयुक्त होने वाला परिभाषित शब्द है, शुल्क के लिए है। ठीक है। पंचभड़ियाई जो है देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र की जौनसार भाबर की विवाह की परंपरा से संबंधित एक नीति बोध शब्द है। ठीक है। पौना पर प्रथा, पौना भी पूछा जाता है, पौना होता है पाहुना को बोला जाता है। पौना प्रथा की बात करें तो गढ़वाल मंडल में जौनसार क्षेत्र में एक सामाजिक प्रथा है। ठीक है। फड़वासा जो है यह राज्य के देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर रवाई जौनपुर के लोगों के परंपरागत रूप से प्रचलित एक दैवी न्याय की एक परिक्रिया का नाम है। बाटा जो है, बाटा का अर्थ होता है हिस्सा, यानी कि बांट देना, अर्थात पैतृक संपत्ति में कन्या का हिस्सा। ठीक है। जो विवाह के बाद कन्या को दिया जाने वाला भाग है। ठीक है। रंगा क्या है? रंगा जो है यह रण जाति है, जो शोका हमने पढ़ा था। ठीक है। वो शोका कहाँ पढ़ा था हमने? शोका उपजाति पढ़ी थी कहाँ? भोटिया में। ठीक है। भोटिया जनजाति में शोका लोगों का विशेष अवसर पर पहना जाने वाला परंपरागत एक तरह का वस्त्र है। तो रंगा क्या है? एक तरह का वस्त्र है। ठीक है। जिसे विशेषकर किसी उत्सव के अवसर पर पहना जाता है। देखिए ये आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राबड़ा क्या है? जनजातीय क्षेत्र जो है, यह जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर के लोगों द्वारा एक पेय पदार्थ है। ठीक है। ये इनकी ना इस तरह की इंपॉर्टेंट बस इतना आपने पढ़ना है। ठीक है। ये पूरा नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। सिर्फ मीनिंग पूछा जाता है। तो राबड़ा क्या है? पेय पदार्थ है। ठीक है। जंगली बूटियों एवं मडुआ, चौलाई आदि से तैयार किया जाता है और इसकी 3 किस्में होती है, घड़ीसूर, घेगटी और पाखुई।
ब्यूरा प्रथा जो है एक जनजातीय क्षेत्र जौनसार की एक उल्लेखनीय प्रथा है। ब्यूरा शब्द का अर्थ होता है सलाह, ठीक है। ब्यूरा पूछ लिया जाएगा आपसे, तो जैसे पौना पूछा जा रखा है तो ब्यूरा पूछ लिया जाएगा, तो ब्यूरा का मतलब है सलाह। मुलिन कोरम कोरमो क्या है? उत्तराखंड की पूर्वी जो शोखा वर्ग का शिशु जन्मजात से संबंधित एक संस्कार है। शिशु जन्म से 22वें दिन किया जाता है। समौण क्या है? जौनसार जौनपुर क्षेत्र में मायके से ससुराल जाते समय लड़की के द्वारा ले जाया गया विशिष्ट भोज्य पदार्थ है, जिसे समौण या हाथ पाड़े कहा जाता है। इसे कुमाऊं में कुश्योल या गढ़वाल में कलियू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। भद्राज क्या है? जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर का एक बहु मान्य लोक देवता है। इसे यूं तो वर्षा का देवता कहा जाता है, किंतु साथ ही पशु धन के रक्षक देवता के रूप में भी एक विशेष मान्यता रखते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रखा है भद्राज, ठीक है, तो याद रखना है। सिलोक क्या है? ये जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर का एक विशेष लोकगीत परंपरा है। इसमें कथानक के रूप में उन वीर बाकुरे पूर्वजों का गुणगान किया जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करके मानव जाति को पीड़ित करने वाले असुरों के साथ संघर्ष करके मानव जनजाति की रक्षा की है। ठीक है, जनजाति चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपके ये तथ्य है इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनजाति, इनकी उपजाति याद रखना, क्योंकि उपजाति ये पूछ लेते हैं, ये उपजाति कौन सी किससे संबंधित है। इनके लोक जो है, जो लोक देवता है वो याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो कोई पॉइंट आता है, ठीक है, वो कोई जैसे ये बैठान विवाह प्रथा किससे संबंधित है? बोक्सा जनजाति से। तो इस तरह की आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।